classified as organic compounds and inorganic compounds. So what are organic compounds? Organic compounds क्या होते हैं? Organic compounds are the one which are usually found in living organisms. Organic compounds are the one which are usually found in living organisms. Living organisms में जो usually मिलता है that is known as organic compound. उनमें होता क्या क्या है? Those are compounds containing carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, and sulfur. So those are compounds which are usually found in living organisms and are composed of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, right? Then inorganic जो मिनरल्स में मिलता है, राइट? मिनरल्स में मिलता है या तो फिर हमने खुद ने सिंथेसाइज किया होता है लैब में. यूजुअली जो मिनरल्स में मिलता है दोस आर रेफर्ड एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, बट बेसिकली सबको इनऑर्गेनिक बोलते हैं हम लोग. जो ऑर्गेनिक छोड़ के हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं मिलते, दोस ऑल आर रेड एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कार्बन सल्फाइड, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ carbonates. These are examples of inorganic compounds, right? Now ये हो गया आपका प्योर सब्सटेंस. Now प्योर सब्सटेंस के अलावा क्या होता है? प्योर सब्सटेंस के अलावा होता है मिक्सचर. कोई भी मैटर का जो कुछ भी मैटर होगा, either it will be a pure substance or it will be a mixture. अभी अगर आप सॉइल उठा के लाओगे तो it will be a mixture, right? अगर आप एयर लेके आओगे, एटमॉस्फेयर से कुछ एयर लेके आते हो तो दैट इज अगेन अ मिक्सचर, राइट? तो ये सारी चीजें मिक्सचर होती हैं. आप घर में पानी भरते हो, वो पानी भी एक्चुअली मिक्सचर ही है. ओनली डिस्टिल्ड वाटर इज अ प्योर वाटर. अगर आप डिस्टिल्ड वाटर लेके आओगे तो इट इज अ प्योर वाटर. बाकी अगर आप टैप वाटर लेके आओगे तो उसमें और भी चीजें मिक्स होंगी. वो 100% वाटर नहीं हो सकता, वो उसके वाटर की प्योरिटी 100% नहीं होती. अगर आप सी वाटर लेके आओगे, अगेन इट इज अ मिक्सचर. तो ओनली डिस्टिल वाटर, अगर आपने सुना होगा बैटरी में हम लोग पहले पुराने डिस्टिल वाटर यूज करते थे, तो द डिस्टिल वाटर इज ओनली प्योर वाटर, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर वाटर. उसके अलावा सब आपको जो मिलने वाला मिक्सचर है मिलने वाला. ओके, सो मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर इज obtained by combining two or more pure substance in any proportion. कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं चाहिए. ऑब्वियसली एक प्रोपोर्शन के बाद कुछ एक ऐसे केसेस होते हैं सॉल्यूशन स्पेशली जिसमें ट्रू सॉल्यूशंस कहते हैं हम लोग, जो 12th में पढ़ेंगे हम लोग. तो उसमें एक प्रोपोर्शन के बाद आप मिक्स नहीं कर सकते, बट स्टिल जहां डेफिनेशन की बात आती है तो आई विल से ऑब्टेन बाय कंबाइनिंग टू और मोर प्योर सब्सटेंस इन एनी प्रोपोर्शन. तो यहाँ भी हमने किया था, कंपाउंड में भी दो प्योर सब्सटेंस, इनफैक्ट दो एलिमेंट्स को हमने कंबाइन किया था, बट वहां पे हमने एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में किया था. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन गैसियस फॉर्म in any proportion will form a mixture. आपने कंटेनर लिया, ठीक है, एक वेसल लिया, इसमें क्या किया आपने? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन पंप कर दिया आपने, राइट? इन एनी प्रोपोर्शन. तो ये जो बनेगा ये मिक्सचर ऑफ टू गैसेस हो जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिक्सचर हो जाएगा. दिस विल नॉट बी अ कंपाउंड. बट वाटर है जहां पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को एक सुटेबल मेथड से कंबाइन कराया है इन अ डेफिनेट रेशियो 1:8 बाय मास एंड कुछ और एक्स्ट्रा चीजें थी, तब जाके वो कंपाउंड कहलाया था. मिक्सचर में पहली चीज तो क्या है? प्योर सब्सटेंस एनी प्रोपोर्शन. प्रोपोर्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट, पहली चीज. दूसरी चीज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सॉरी कैन बी, वहां पे यू कैन सेपरेट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ओनली बाय स्पेशल मेथड्स, और वो भी केमिकल मेथड होते थे. यहाँ पे कैसे भी मतलब अब फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हो, नहीं? तो मिक्सचर they can be separated to constituent particles, constituent material by
simple physical methods also, simple physical methods also. And सबसे important चीज mixture में properties of constituent substances is retained in mixture, right? properties of constituent substance is retained in a mixture. मिक्सचर में आप कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है उनकी प्रॉपर्टीज को रिटेन करते हो. फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक ऑफ अ सॉल्ट सोल्यूशन या शुगर सोल्यूशन या शुगर सिरप लिया आपने, तो शुगर सिरप में जो प्रॉपर्टीज होंगी वो शुगर की भी होंगी और वाटर की भी होंगी, राइट? वाटर की प्रॉपर्टीज है वो लिक्विड स्टेट में है, ये भी लिक्विड स्टेट में रहेगा. शुगर का जो टेस्ट है दैट विल बी रिटेन्ड इन शुगर सिरप आल्सो, राइट? तो दैट फॉर्म्स अ मिक्सचर, whereas कंपाउंड में प्रॉपर्टीज आर नॉट रिटेन्ड, राइट? जो प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन की हैं और ऑक्सीजन की हैं दोस विल नॉट बी सेम एज दैट ऑफ वाटर. वाटर की प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज से अलग होंगे, राइट? मिक्सचर में भी फर्दर क्लासिफिकेशन है जो पहले भी हमने देख लिया, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, राइट? होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. हेट्रोजीनियस क्या होता है, होमोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस में जो होता है, होमोजीनियस में होता है ट्रू सॉल्यूशंस. ट्रू सॉल्यूशन, अगर आप वाटर में शुगर को थोड़ा थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, एक्सेस क्वांटिटी में नहीं, थोड़ा क्वांटिटी में अगर आप शुगर लेते हो एंड यू डिसॉल्व इट इन वाटर, देन इट फॉर्म्स अ ट्रू सॉल्यूशन, दैट इज होमोजीनियस. तो थोड़ी देर पहले लास्ट लेक्चर में भी हमने होमोजीनियस देखा था, मतलब वन फेज में रहता है, सिंगल फेज में. तो होमोजीनियस मतलब सिंगल फेज. मिक्सचर में होमोजीनियस मतलब क्या होता है? इट्स बेसिकली अ ट्रू सॉल्यूशन. एग्जांपल्स आर सॉल्ट सॉल्यूशन ले लो आप, सॉल्ट सॉल्यूशन. एयर को भी ले सकते हो टू सम एक्सटेंट, एयर. इफ यू एक्सक्लूड डस्ट को एक्सक्लूड करके आप एयर को भी ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं. फिर आपके एलॉयज, मेटल्स के जो मिक्स करके हम लोग एलॉयज बनाते हैं, दोस एलॉयज दे फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर, also read as true solutions. तो क्या स्पेशलिटी है इनमें, what makes them different from heterogeneous? जो पार्ट वो एक ही फेज में होता है, केमिकल कंपोजिशन या कंपोजिशन थ्रू आउट द बल्क इज यूनिफॉर्म, कंपोजिशन बदलता ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं हम लोग होमोजेनियस और ट्रू सॉल्यूशन, राइट? पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन डिस्टिंक्टली. अगर आप शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन बनाते हो तो you cannot see particles of salt separately in the solution. सॉल्ट आपने अलग उठाया तो आपको दिख रहा था, वाटर आपको अलग से दिख रहा है, you mix them. अगर वो ट्रू सॉल्यूशन बना रहा है तो पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन डिस्टिंक्टली, वो एक ही जैसा दिखेगा, यूनिफॉर्म दिखाई देगा, एक ही स्टेट में रहता है, राइट? एक ही स्टेट में भी रहता है, लिक्विड स्टेट में रहेगा या तो गैसियस स्टेट में रहेगा सब. ऐसा नहीं कि आधा गैस है और आधा सॉलिड है, राइट? इसलिए जब मैंने एयर लिया तो आई हैव रिटन हियर एक्सक्लूड डस्ट, एक्सक्लूडिंग डस्ट, क्योंकि डस्ट अगर आप कंसीडर कर लोगे तो इट इज नॉट कंसीडर्ड एज अ होमोजेनियस सॉल्यूशन. तो हेट्रोजीनियस क्या होता है? हेट्रोजीनियस में कंपोजिशन अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर. एक्चुअल में air with dust particle is an example of air with dust. Consider dust with dust is a heterogeneous system, right? Then salt or sugar mix कर लो आप, salt and sugar will not form a homogeneous solution or mixture. homogeneous mixture नहीं बनाएंगे, तो that will form a heterogeneous system, right? ये हो गया salt, sugar. And इसमें क्या था, मतलब particles can be seen distinctly. Particles, sand water. हाँ, sand water. Particles can be seen distinctly. ठीक है, जैसे सैंड और वाटर के केस में भी जो या मड वाटर ले लो, तो वो सारे केसेस जो होते हैं वो होते हैं किसके, those are they form heterogeneous system, right? इसमें यूजुअली
कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन आते हैं, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन, राइट। ये जो यहाँ पे पढ़ा था हमने, दिस इज ट्रू सॉल्यूशन। यहाँ पे कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन आते हैं जो हम लोग नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे 12th में। दोनों ही टॉपिक, सॉल्यूशन भी एक चैप्टर है हमारे 12th में, एंड colloids and suspension is also a separate chapter in 12th standard, right? So this is your mixture, and naturally, obviously you have, I hope you have understood that they are different from compounds. Compounds में जो ratio है किसका, constituent elements का, वो definite होता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी रेशियो में मिक्स कर दें, मिक्सचर में आपकी मर्जी कुछ भी रेशियो में डाल दो, राइट। Properties are retained in mixture, properties are different in compounds, right? Energies involved when compound is broken into simpler substances या constituent elements, and mixture is separated into constituent substances are different. जब कंपाउंड में कॉन्स्टेंट एलिमेंट्स में ब्रेक करोगे आप तो बहुत ज्यादा एनर्जी इवॉल्व होती है या तो एब्जॉर्ब होगी। मिक्सचर में कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। इनफैक्ट बुक्स में आप देखोगे लिखा रहता है देयर इज नो चेंज इन एनर्जी व्हेन यू सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर, राइट। फिर प्रॉपर्टीज रिटेन हो जाती, प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर आर मिडवे बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस, वेयरएज इन केस ऑफ compound properties are entirely different from the properties of constituent elements, right? और कुछ प्रॉपर्टीज देखना जो डिस्टिंग्विश करने के लिए दी होंगी बुक में आपको। फिलहाल मैं इसको क्लोज करता हूँ, चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। नाउ नेक्स्ट इज एटम एंड मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट इज एटम। तो एटम क्या होता है? एटम इज बेसिकली smallest neutral particle of an element which may or may not be capable of free existence। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा स्टेटमेंट है एटम को डिफाइन करने के लिए। तो क्या लिखते हैं हम लोग? स्मॉलेस्ट न्यूट्रल नहीं तो उससे भी छोटे पार्टिकल हो सकते हैं, आयन। स्मॉलेस्ट न्यूट्रल पार्टिकल ऑफ एन element which may or may not be capable of free existence। यहाँ पे कई बच्चों को डाउट आता है कि जैसे ऑक्सीजन है तो ये O2 क्या है और O क्या है, तो ये ऐसा लिखा होता है दिस इज एन एटम, और ये फ्री एग्जिस्ट, इसका फ्री एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है, तो हमेशा आपको O2 के फॉर्म में ही मिलेगा, राइट। तो इसलिए ये बड़ा अच्छा सा स्टेटमेंट है which distinguishes atom from a molecule। in fact to be precise molecule से इसको अलग बनाता है। एटम का स्टेटमेंट क्या है? smallest neutral particle of an element which may or may not be capable of free existence। अगर फ्री एग्जिस्टेंस मतलब कुछ होते हैं सब्सटेंसेस जो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो ये स्मॉलेस्ट न्यूट्रल पार्टिकल है किसका? एक एलिमेंट का, भले वो फ्री कैपेबल हो फ्री एग्जिस्टेंस के या ना हो, उसको हम एटम बोलेंगे। एग्जांपल्स अगर आप ले लोगे फ्री एग्जिस्टेंस वाले, फ्री एग्जिस्ट कौन करते हैं? फ्री एग्जिस्टेंस होता है आयरन है, फिर कॉपर है, एल्यूमिनियम है, हीलियम है, फिर ऐसे बहुत सारे जो फ्री एग्जिस्ट कर सकते हैं। एंड जो फ्री एग्जिस्ट नहीं करते, डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, फ्री फॉर्म है, फ्री स्टेट, और ऑक्सीजन एटम है, फिर हाइड्रोजन एटम है। तो ऑल दीज डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, तो उसको बोलते हैं हम लोग एटम, राइट। ऑक्सीजन आपको O2 मिलेगा, सल्फर आपको एसिड मिलेगा, तो ये अलग अलग मिलते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज कॉम्पोजिशन ऑफ एटम।
एटम का कंपोजिशन, ये नेक्स्ट पूरा बड़ा चैप्टर है एंड जेई में बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर, जेई और एंट्रेंस में मतलब स्कूल एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर. देयर वी विल स्टडी इन डिटेल, बट फॉर नाउ जब हम लोग सम्स करेंगे तो उसके लिए हमको थोड़ी जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए कॉम्पोजिशन हम लोग समझ लेते हैं. तो कॉम्पोजिशन में क्या होता है, एक होता है न्यूक्लियस, थोड़ा बहुत आपने शायद जूनियर क्लास में पढ़ रखा होगा न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, राइट ना. प्रोटॉन, प्रोटॉन एक पार्टिकल है जिसका मास इज नियरली 1.66 into 10 raised to minus 27 kg अप्रोक्सीमेट मास है. इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में. प्रोटॉन का मास, उस पर चार्ज भी होता है, दिस ऑल यू हैव टू रिमेंबर है. चार्ज इज प्लस 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम. तो कॉम्पोजिशन पढ़ रहे हैं हम लोग किसका, हाँ एटम का. एटम का कॉम्पोजिशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, दो दिस विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल इन नेक्स्ट चैप्टर दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर. बट फॉर नाउ विल नीड, मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए अंदर क्या है एटम के. तो जस्ट कॉम्पोजिशन पढ़ रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर विल डिस्कस इन डिटेल इन नेक्स्ट चैप्टर. तो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है. प्रोटॉन का मास इज 1.66 into 10 raised to minus 27 kg. Charge on proton is plus 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. Obviously, this is also approximate value. Then neutron. न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, उस पर चार्ज जीरो होता है, चार्ज ऑन इट इज जीरो, बट मास इज स्लाइटली मोर देन दैट ऑफ, स्लाइटली मोर देन दैट ऑफ प्रोटॉन. इनफैक्ट ये भी बहुत मतलब ज्यादा क्लोज कर दे, मतलब दूर कर दिया मैंने, इससे भी कम डिफरेंस होता है दोनों के मासेस में, किसके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में. बट for approximation in both the cases we treat them as 1.66 into 10 raised to minus 27 kg, right. फिर दो वर्ड होते हैं इनसे बने हुए, न्यूक्लियॉन्स एंड न्यूक्लियॉन नंबर. न्यूक्लियॉन एंड न्यूक्लियॉन नंबर, ये क्या होता है वर्ड, न्यूक्लियॉन्स एंड न्यूक्लियॉन नंबर. न्यूक्लियॉन्स किसको बोलते हैं, प्रोटॉन्स along with neutrons, protons along with neutrons are known as nucleons. And nucleon number किसको बोलते हैं, what is nucleon number, nucleon number is total number of proton and neutron, इसको बोलते हैं हम लोग nucleon number. So what is nucleon number, total number of protons and neutrons in any atom is known as nucleon number. Then mass number भी एक word होता है, mass number is same as nucleon number. Mass number is same as nucleon number. ये इसको बाद में बताता हूँ, पहले आपको बताता हूँ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. तो ये क्या हो गया आपका न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अलावा व्हाट डू यू हैव, वी हैव एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, that means something other than nucleus is known as extra nuclear part. And what is there in extra nuclear part, extra nuclear part mein we have electrons. We have electrons, right. And what is mass of electron, mass of electron is approximately 9.1 into 10 raised to minus 31 kg. And what is charge on electron, this is mass of an electron, which is very less as compared to that of proton and neutron, nearly 1850 times lesser than the mass of neutron and proton. Then next is what charge. Charge on electron is minus 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. The charge of proton is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb, whereas charge on electron is minus 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. Now, in an atom, in fact, we will say in a neutral atom, in atom, proton is always same as number of electron.
in an atom, number of proton is equal to number of electron. Number of proton is equal to number of neutron. This makes anything atom electrically neutral. Therefore, total charge on an atom is 0, right? Which makes electrically neutral. Therefore, atom is neutral. This makes an atom electrically neutral. Number of protons is always same as number of electron in a neutral atom, right? Then अभी एटम का हो गया स्टोरी. अभी नेक्स्ट इज व्हाट, तो कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे मास नंबर ऑफ एन एटम. मास नंबर ऑफ एन एटम इज total number of protons and neutrons. Then this is mass number. Atomic number